हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस कंपनी में क्या खास चल रहा है, करंट टाइम में इनका शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले 1 सालों से देख सकते हैं कि काफी अच्छा रिटर्न दिया है। फरवरी 2024 में 350 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, फिर अगस्त तक ये 400 का लेवल क्रॉस, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काफी रैली देखने को मिली और फाइनली नवंबर में 800 का लेवल टच किया। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा गिरावट आई थी और एक तरीके का कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से ये शेयर बाउंस बैक कर रहा है और लग रहा है कि बहुत जल्द ये जो पिछला प्रीवियस 800 का लेवल था उसको क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों, यही जो चीज थी, चार्ट इतना अच्छा दिख रहा था, मैंने सोचा कि इस पे स्टडी करें। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है अब ये नया हाई लगा सकता है। तो चार्ट देख करके इस पे मैंने फर्दर एनालिसिस की, क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें तो 6231 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक भी 35 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें 22% का है, काफी हेल्दी दिख रहा है। इसी के साथ आरओई भी 50% का, बहुत हेल्दी नहीं लेकिन एवरेज है। इसके अलावा करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 774 रुपए का ये क्लोजिंग हुई है। इसके हाई की बात करें तो नवंबर में 835 रुपए का हाई लगाया था। 52 वीक लो की बात करें तो पिछली साल ये 304 रुपए का ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपके एपीआईज की, जो कि फार्मा में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इसके अलावा काफी डाइवर्सिफाइड 38 एपीआईज का इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देखते हैं कि दिसंबर 24 में 186 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू सिर्फ 140 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो सितंबर 24 में देख सकते हैं कि 166 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें 47 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया, जो कि पिछली साल सिर्फ 30 करोड़ रुपीस का था और पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ रुपीस का था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो खास ऐसा कोई जंप नहीं देखने को मिला है, 1 करोड़ ही बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों, उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पे रेवेन्यू काफी अच्छा जंप हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि 39% से घट करके 36% हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। उसके पीछे की क्या वजह है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इंटरेस्ट का लेवल देख सकते हैं कि निग्लिजिबल सा है। डिप्रेशिएशन भी 5 करोड़ रुपए का कांस्टेंट बना हुआ है। ओवरऑल डिप्रेशिएशन जो कि 5 करोड़ का है, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी हाई दिख रहा है। अगर 5 करोड़ रुपीस का डिप्रेशिएशन है तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिनिमम 15 करोड़ रुपीस का दिखना चाहिए। यहाँ पे 63 करोड़ है, जो कि डिजायर्ड नंबर है, उससे भी 4 गुना है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज रिजल्ट पे नजर डाले तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू देख सकते हैं कि FY23 में 461 करोड़ रुपीस का था, FY24 में 570 करोड़ रुपीस का था, अभी टीटीएम बेसिस पे 671 करोड़ रुपीस का हुआ है। तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिली है 2 फाइनेंशियल ईयर से। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 90 करोड़ रुपीस का FY23 में नेट प्रॉफिट था। हालांकि FY22 में काफी अच्छा प्रॉफिट था, थोड़ा सा यहाँ पे डी ग्रोथ हुई थी, लेकिन दोबारा से बाउंस बैक किया। FY24 में 119 करोड़ रुपीस का हुआ और अभी टीटीएम बेसिस पे 174 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ओवरऑल मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे FY23 में 28% का था, FY24 में 31% का था, अभी फर्दर इंप्रूव हुआ 37% का टीटीएम बेसिस पे दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब कंपनी ने कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया। इसी के साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीस का है, जहाँ पे बोरिंग का लेवल निग्लिजिबल सा 6 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो कंपनी तो कम्प्लीटली डेट फ्री दिख रही है। इसी के साथ CWIP देख सकते हैं कि 218 करोड़ रुपीस का ऑनगोइंग कैपेक्स चल रहा है। इसी के साथ अदर एसेट्स पे नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि अभी 108 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री फर्स्ट हाफ FY25 में ये होल्ड कर रहे हैं, जो कि FY23 में सिर्फ 116 करोड़ था और FY24 में इंप्रूवमेंट हुई थी 85 करोड़ रुपीस का था। लेकिन FY23 के कंपेरिजन में ये कमी है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के साथ ट्रेड रिसीवेबल हालांकि बढ़ता हुआ दिख रहा है, 85 करोड़
से बढ़ करके 112 करोड़ रुपीस हुआ और अभी 106 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो ये भी अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसा मेजर कंसर्न नहीं है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 85 करोड़ रुपीस का फर्स्ट हाफ में ये कैश भी होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री है, तो यहाँ पे कैश पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो दोस्तों अगर इनकी कैश फ्लोज पे नजर डाले तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि ये लगातार बिजनेस से कैश जनरेट कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी देख सकते हैं कि इन्होंने लगातार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी किया। साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी निगेटिव में दिख रहा है, इसका मतलब बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है। और यहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि इन्होंने रिपेमेंट किया बोरिंग का पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4 करोड़ का, FY24 में भी 16 करोड़ रुपीस का रिपेमेंट किया था और लगातार ये डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि 79 डेज का था FY22 में, FY23 में 67 डेज का हुआ और अभी FY24 में फर्दर जंप हुआ है, 71 डेज का है। हालांकि FY22 के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ इन्वेंट्री डेज देख रहे हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि FY23 में 234 दिनों का था, अभी 140 दिनों का दिख रहा है। इसके अलावा डेज पेबल की बात करें तो यहाँ पे भी ये जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। FY23 में 130 दिनों का था, अभी 98 डेज का दिख रहा है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो 181 दिनों का था, अभी 158 दिनों का दिख रहा है। यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसी वजह से ROC भी देख सकते हैं कि 19% से जंप होकर के 22% का काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं 68.3% की एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। इसी के साथ FIs की होल्डिंग भी इसमें बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि 5% से बढ़ करके 6.03 हुई है, अभी 6.52% हो गई है दिसंबर क्वार्टर में। इसी के साथ DIs की होल्डिंग हालांकि थोड़ा सा कम हुई है, जो कि 5.5% की जून क्वार्टर में, अभी 4.93% रह गई है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा घटी हुई है जून के कंपैरिजन में, अभी 20.25% है। इसी के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बना हुआ है। जून 24 में 89,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड थे, अभी भी 89,000 इन्वेस्टर ही इसमें इन्वेस्टेड है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। FIs और DIs की भी होल्डिंग है, पब्लिक की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी स्टेक हाल फिलहाल में सेल नहीं की। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सुप्रिया लाइफ साइंस का शेयर प्राइस कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये नया हाई जल्द टच करेगा, इसीलिए इस कंपनी पे मैंने फर्दर स्टडी किया। हमने देखा कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ है, हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है। इसको समझेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम दिख रहा है। बैलेंस शीट और इसके अलावा 2 फाइनेंशियल ईयर से ये ग्रोथ भी रिपोर्ट कर रहे हैं। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी अच्छा कैश भी होल्ड कर रही है, बिजनेस में कैश भी जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने सारे डेट का रिपेमेंट भी कर दिया है। ओवरऑल रेशियोज भी अच्छा दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है और साथ ही साथ ये मेंटेन है। FIs और DIs भी इसमें इन्वेस्टेड है, साथ ही साथ पब्लिक की होल्डिंग है जो कि कांस्टेंट बनी हुई है। तो दोस्तों आप आगे इस वीडियो में देखेंगे आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को लेकर के क्या आउटलुक बताया, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अभी करंट टाइम में कैसा हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्जिन की अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन ये मेंटेन कर रहे हैं। जैसा कि EBITDA मार्जिन 35.5% का है, साथ ही साथ 25% का हेल्दी पैट मार्जिन है। इसके अलावा ये ऑपरेशनल इफिशियंसी और एग्जीक्यूशन पे काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा डिग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे फिर भी 25% का पैट काफी हेल्दी हो जाता है। तो दोस्तों इनकी मार्केट पोजीशन क्या है, किस तरीके का बिजनेस मॉडल पे ये काम कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों सुप्रिया लाइफ साइंस ये API मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करता है। ये मेनली हाई मार्जिन बिजनेस, साथ ही साथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील करते हैं जहाँ पे लिमिटेड कंपटीशन हो। तो दोस्तों ये तो फाइनेंशियल ही देख करके क्लियर है, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे इतना हेल्दी मार्जिन नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इतना हेल्दी मार्जिन ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह है ये फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी जो भी इनका रॉ मटेरियल यूज हो रहा है API के मैन्युफैक्चरिंग में ये खुद ही बनाते हैं। और यहाँ पे इसीलिए इनकी सप्लाई चेन भी काफी स्ट्रांग है और कॉस्ट भी इनके कंट्रोल में है। लेट्स से अगर APIs के प्राइस में उतार चढ़ाव होता है तो इनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके थेरेपीज एरियाज की बात करें तो एनेस्थेटिक्स है, एंटी एस्थमेटिक है, इसके अलावा एंटी हिस्टामिन्स है, डिकॉन्जेस्टेंस है, एंटी गॉट है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो थेरेपीज एरियाज है इसमें ये APIs की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो काफी डाइवर्सिफाइड बेस है, जैसा कि हमने देखा कि 38 APIs ये करंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक्सपोर्ट की ग्रोथ और मार्केट एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे 85% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है और यहाँ पे 74% की YOY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इनका एक्सपोर्ट में ओवरऑल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों लैटम रीजन में भी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 21% का जो कंट्रीब्यूशन
टॉप लाइन में हो गया है, जो कि पिछली साल सिर्फ 8% का था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि रेगुलेटेड मार्केट में ये पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे ये प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट टफ होता है, यहाँ पे कंपटीशन कम होता है और यहाँ पे अच्छा प्राइस भी इनको मिल रहा है। तो दोस्तों सुप्रिया लाइफ साइंस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो हमारी हेल्प से, तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ पर्सनल डिस्कशन करना हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ये कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट किया है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी कैपेसिटी ऐड की है, ये डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने मॉड्यूल ई ब्लॉक की कमीशनिंग की और ये प्लांट की लोकेशन की बात करें, ये लोटे परशुराम में है और यहाँ पे 335 KLPD की कैपेसिटी ऐड की है। ये KLPD कोई स्लैंग नहीं है, यहाँ पे KLPD का फुल फॉर्म है किलो लीटर पर डे और टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 1000 KLPD की हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटी सीधे से कह सकते हैं कि 50% की कैपेसिटी यहाँ पे ऐड की गई है। तो दोस्तों अगर इनके कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट 9 मंथ FY25 में इन्होंने 110 करोड़ रुपीज का कैपेक्स किया, जो कि पिछली साल सिर्फ 97 करोड़ रुपीज कैपेक्स किया था। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में 120 से 30 करोड़ रुपए इनका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। तो दोस्तों अगर फोकस की बात करें तो यहाँ पे रिफर्बिशमेंट का काम इनका होने वाला है, जहाँ पे ब्लॉक ABC में ये रिफर्बिशमेंट का काम करेंगे। इसके अलावा अंबरनाथ में जो प्लांट है इसका भी डेवलपमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ई ब्लॉक की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल 125 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जहाँ पे पीक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FY27 में एक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन इसी क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वो जो बैचेस होंगे उसको कस्टमर को ये सेंड करेंगे, फिर वहाँ पे अप्रूवल होगा और वहाँ पे फिर थोड़ा सा रैंप अप में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पीक रेवेन्यू FY27 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा इन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटेजी और रेवेन्यू टारगेट्स की बात करें तो इन्होंने 20% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन करने का प्लान बनाया है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो FY27 तक इनका 1000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव करने का प्लान है। तो यहाँ पर डबलिंग करने की बात कर रहे हैं FY24 के कंपेरिजन में और यहाँ पे FY24 में देख सकते हैं कि 570 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और यहाँ पे अभी TTM बेसिस पे ऑलरेडी 750 करोड़ रुपए का ऑलरेडी ये रेवेन्यू अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में 750 करोड़ रुपए रेवेन्यू से बढ़ करके ये 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 साल के हिसाब से ये अच्छा एक माइलस्टोन होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में एक अच्छा माइलस्टोन ये अचीव करेंगे। तो दोस्तों अगर इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो मॉलिक्यूल्स है इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि रेगुलेटेड मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके। न्यू API प्रोडक्ट्स पे R&D चल रही है, यहाँ पे रोबस्ट पाइपलाइन है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल 4 नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों 38 प्रोडक्ट्स में हर साल अगर 4 नए प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छी ग्रोथ ये अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस इंटरमीडिएट्स का भी बिजनेस है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है इसको समझ लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं एडवांस इंटरमीडिएट्स में और API कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। अभी करंट टाइम में निगोशिएशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। हालांकि इसका कोई खास इम्पैक्ट आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी ये करंट टाइम में काम कर रहे हैं, निगोशिएशन चल रहा है, इसका रेवेन्यू जनरेशन FY27 के बाद स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी FY26 जो कि स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे कोई खास ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले सालों में FY27 से यहाँ पे कुछ एडिशनल रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, जो करंट टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मीडिया का सेगमेंट है, यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन Q2 FY26 में स्टार्ट होगा और यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल पोटेंशियल इनको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये वे प्रोटीन का मार्केट में भी एंट्री करने वाला है। यहाँ पे इनको फसाई का लाइसेंस भी मिल चुका है और यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे ये मार्केटिंग पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे ये वे प्रोटीन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर अभी बनाएंगे। अभी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FY26 में तो स्टार्ट होगा, लेकिन आने वाले दिनों में अपनी मार्केट प्रेजेंस बिल्डअप करेंगे कि यहाँ पे भी इनको ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वे प्रोटीन मिल्क से बनाया जाता है, जहाँ पे ये दही के पानी से ये वे प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन
बनाने का कई तरीका है, हालांकि करंट टाइम में वे प्रोटीन काफी डिमांड में चल रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा EBITDA मार्जिन आउटलुक की बात करें तो इन्होंने गाइडेंस दिया है FY25 के लिए कि 34 से 36% का ये मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि एक क्वार्टर फॉर FY25 के लिए कोई खास गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे EBITDA मार्जिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में कितना बिका है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसी वजह से हमने देखा कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 39% मार्जिन था, अभी दिसंबर क्वार्टर में 36 का दिख रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि 34 से 36% का हम EBITDA मार्जिन ये इजिली मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा रेगुलेटेड मार्केट में ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी काम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेगुलेटेड मार्केट से कंट्रीब्यूशन 45% का हो गया है, जो कि पिछली साल सिर्फ 40% का था। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो 77% जो रेवेन्यू आ रहा है, ये तो यहाँ पे इनका 77% प्रोडक्ट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। इसके अलावा ये प्लान कर रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन को और भी ज्यादा किया जाए ताकि इनकी कास्ट की स्टेबिलिटी हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने क्लियरली मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हम वही प्रोडक्ट में इंटर करते हैं जो कि हमें लगता है कि ओवर टाइम हम इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सके। अगर हमें लगता है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो फिर हम उस प्रोडक्ट में इंटर ही नहीं करते। एक तरीके से तो ये पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर करके अपनी कास्ट को रिड्यूस करते हैं और अपनी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। और ये यहाँ पे ये इंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा एपीआई प्राइसिंग के ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइस इरोजन देखने को मिला है मार्केट में। हालांकि इनका स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, इस वजह से इनका जो मार्जिन है स्टेबल रहता है। तो दोस्तों एक वजह ये भी हो सकती है जो कि पिछले क्वार्टर में ये 39% का मार्जिन था, इस क्वार्टर में सिर्फ 36% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग इरोजन हुआ है, इस वजह से मार्जिन इनका कम हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी इनका है, लेकिन इनका पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में थोड़ा सा मार्जिन जरूर इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सुप्रिया लाइफ साइंस का शेयर प्राइस कहीं ना कहीं 800 का लेवल दोबारा से टच करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि शेयर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखे। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया। ओवरऑल जो मैनेजमेंट के सेंस से मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं ताकि यहाँ पे पूरा सप्लाई चेन और कास्ट का कंट्रोल हो सके। तो दोस्तों ये तो इनके कम्पिटेटिव एडवांटेज की बात हुई, लेकिन जहाँ तक ग्रोथ की बात है तो यहाँ पे कई तरीके से इन्होंने इंडिकेट किया जाए, चाहे फिर वो एपीआईज के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई डील साइन कर रहे हो, तो इसका जो बेनिफिट FY27 में स्टार्ट होगा। इसके अलावा ब्लॉक ई का जो रैंप अप होगा वो भी FY27 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा FY27 में 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू गाइडेंस दिया। इसके अलावा वे प्रोटीन का भी बताया कि कमर्शियल प्रोडक्शन तो FY26 में स्टार्ट होगा, लेकिन अगेन ये भी रैंप अप होगा FY27 में। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स FY27 को ही इंडिकेट कर रही है। तो मुझे मैनेजमेंट की कमेंट्री से थोड़ा सा ये लगा कि हो सकता है FY26 में इतनी ज्यादा ग्रोथ न हो पाए। तो इसी वजह से मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि इसमें अभी के लिए मैं कोई एंट्री न लूं, लेकिन FY27 में इसको जरूर मैं रिविजिट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस शेयर को मैंने वॉचलिस्ट से निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पे नोट्स मैंने बनाया है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन FY27, जहाँ पे ये 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बिजनेस स्टैग्नेंट हो सकता है, पता नहीं, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि FY27 में। हालांकि ये यहाँ पे काफी ज्यादा अनसर्टेन इन्वायरमेंट है कि FY26 में ये कितना ग्रोथ अचीव करेंगे। ग्रोथ होती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो हम FY27 में अच्छा मौका मिलेगा इसमें एंट्री करने का। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैंने एंड में अपना व्यू दिया है FY26 और FY27 से रिलेटेड, इसको कंसीडर करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन न ले। ये जस्ट मेरा व्यू है ये, और यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना फर्दर रिसर्च करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक रिकमेंडेशन और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैंने इस शेयर में कोई भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ना ही अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। तो दोस्तों आपकी क्या पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।